बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ सभी बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचे। आप इसमें सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या लगता है जिसने शोषण किया वो इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएगा? नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। खास तौर पर उनका जो जाति व्यवस्था पर विश्लेषण है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनके कुछ लेख और भाषणों के अंश हैं और हम देखेंगे कि उन्होंने जाति की जड़ों को कैसे समझा, उसकी जो बनावट है उसका पर्दाफाश कैसे किया और फिर इसे खत्म करने के लिए क्या रास्ते सोचे, क्या रास्ते अपनाए। ये मतलब एक पूरी बौद्धिक और सामाजिक यात्रा है जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। बिल्कुल। और देखिए, अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक या पॉलिटिकल लीडर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही मौलिक, बहुत गंभीर विचारक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो अपना संघर्ष जमीन पर उतारा, उससे पहले हिंदू समाज और उसकी जो संरचनाएं हैं उनका बहुत गहरा अकादमिक विश्लेषण किया। और ये दिलचस्प बात है कि अक्सर हम गोविंद सदाशिव घुरिये को पहला भारतीय समाजशास्त्री मानते हैं जाति पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला। उनकी किताब 1932 में आई थी, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, अंबेडकर ने तो घुरिये से भी करीब समझ लीजिए 1.5 दशक पहले 1916-17 में ही इस पर महत्वपूर्ण काम कर दिया था। तो ये तो मतलब उनके योगदान की अनदेखी हुई अकादमिक जगत में। हाँ, काफी हद तक उनके समाजशास्त्रीय योगदान को लंबे समय तक वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जबकि उनके शुरुआती कामों में ही आप देखिए, बाद के कई मशहूर समाजशास्त्रियों जैसे एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण है या लुई ड्यूमांग का वो जाति व्यवस्था का समग्र चरित्र वाली बात, इन सब के बीज उनके काम में दिखते हैं। तो आज हम इसी बौद्धिक यात्रा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका विश्लेषण समय के साथ और गहरा और पैना होता गया। तो शुरुआत कहाँ से की अंबेडकर ने? स्रोत उनके 1916-17 वाले लेख का जिक्र करते हैं, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। क्या इसमें जाति की उत्पत्ति पर फोकस था? हाँ, ये उनका शुरुआती और बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। उस समय क्या था कि पश्चिमी विद्वानों में जाति को नस्ल यानी रेस से जोड़ने का एक चलन सा था। अंबेडकर ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि भाई, जाति नस्ली भिन्नता का मामला नहीं है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया का नतीजा है। उनका तर्क ये भी था कि पश्चिमी लेखक ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वे, जैसा अंबेडकर ने कहा, खुद भी रंगभेदी पूर्वाग्रहों में डूबे हुए थे। उनके लिए जाति का जो मूल आधार था वो था सगोत्रीय विवाह, एंडोगेमी, यानी अपनी ही जाति या समूह के भीतर शादी करना। हाँ बिल्कुल, अपनी ही जाति में विवाह करना। उनका शुरुआती तर्क ये था कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले खुद को दूसरे समूहों से अलग करने के लिए बाहर शादी करना बंद किया, और जब कोई समूह खुद को इस तरह बंद कर लेता है तो वो एक बंद वर्ग, एक क्लोज्ड क्लास बन जाता है, वही जाति है। अच्छा, पर इस बंद वर्ग को बनाए रखने में कुछ दिक्कतें भी तो आती होंगी, जैसे पुरुषों महिलाओं की संख्या बराबर ना हो। हाँ बिल्कुल, यही उनका अगला पॉइंट था कि अगर किसी जाति में शादी लायक पुरुष कम है और औरतें ज्यादा, तो उन अतिरिक्त औरतों का क्या होगा? यहीं पे वो सती प्रथा या विधवा विवाह पर रोक जैसी चीजें आती हैं। हाँ, उनके उस शुरुआती विश्लेषण के हिसाब से हाँ, उन्होंने तर्क दिया कि सती प्रथा या विधवा पुनर्विवाह पर रोक इसीलिए जरूरी हो गई ताकि ये अतिरिक्त औरतें अपनी जाति से बाहर शादी ना करें और जाति की जो सीमाएं हैं वो बनी रहें। इसी तरह अगर विदुर पुरुष ज्यादा है और औरतें कम, तो फिर बाल विवाह जैसी प्रथाएं आईं ताकि विदुर पुरुषों को अपनी ही जाति में कम उम्र की लड़कियां मिल सकें पत्नी के रूप में। स्रोत भी मानते हैं कि हाँ, ये तर्क शायद आज उतने मजबूत ना लगे, पर ये उस युवा अंबेडकर की मौलिकता और सामाजिक संरचनाओं की गहरी समझ को दिखाता है। और ये व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रही, दूसरों ने भी अपना लिया इसे। ब्राह्मणों की नकल, इमिटेशन करके इसे अपनाया। वो यहाँ फ्रांसीसी समाजशास्त्री गैब्रियल तार्दे के सामाजिक अनुकरण वाले सिद्धांत से प्रभावित दिखते हैं कि जो निचले समूह होते हैं वो अक्सर ऊपरी समूहों के व्यवहार की, रिवाजों की नकल करते हैं, और सामाजिक दूरी जितनी ज्यादा होती है, नकल की इच्छा उतनी ही तेज होती है। ये तो सुनने में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण कहा। मतलब निचली जातियां उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को अपनाती हैं।
तो अंबेडकर ने इसका आइडिया 40 साल पहले ही दे दिया था। लेकिन ये प्रोसेस तो पहले के कई लेखकों ने भी नोट किया था, जिन्हें अंबेडकर ने पढ़ा होगा। अंबेडकर ने बल्कि सेनार्ट, नैसफील्ड, रिजले जैसे पश्चिमी विद्वानों की आलोचना भी की कि वो जातियों को अलग अलग देखते थे, इंडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह। अंबेडकर ने जोर दिया कि नई जातियां अलग थलग नहीं हैं, वो एक व्यवस्था, एक सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें ब्राह्मण जो है वो नकल के केंद्र में है। और भारत में जो इतनी जबरदस्त सांस्कृतिक एकरूपता दिखती है, उसका कारण भी उन्होंने इसी व्यवस्था को माना। उनका कहना था, जैसा स्रोत बताते हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो संस्कृति की एकता के मामले में भारतीय प्रायद्वीप का मुकाबला कर सके, और इसका क्रेडिट उन्होंने ब्राह्मणों के पूरे उपमहाद्वीप में फैलाव और उनके मूल्यों की नकल को दिया। ये थोड़ा लुई ड्यूमा की समग्र व्यवस्था वाली बात जैसा लगता है, जहां हर जाति का स्थान पूरी व्यवस्था के संदर्भ में ही तय होता है। हाँ, कुछ हद तक समानता है। ड्यूमा भी जाति को एक होलिस्टिक सिस्टम मानते थे, लेकिन एक बुनियादी फर्क है। ड्यूमा जहां शुद्धता अशुद्धता के वैचारिक विरोध पर ज्यादा जोर देते हैं, वहीं अंबेडकर लगातार सत्ता, वर्चस्व, उत्पीड़न के जो भौतिक पहलू हैं उनको उजागर करते हैं, जिसे ड्यूमा अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अंबेडकर के लिए ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि शोषण और असमानता की एक ठोस संरचना थी। ये तो हुई उनकी शुरुआती विश्लेषण की बात। बाद की रचनाओं में, जैसे हु वर दी शूद्रास 1947, Yes. क्या वो और गहराई में गए? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों का रुख किया। हाँ, बिल्कुल। अपने बाद के लेखन में अंबेडकर जाति व्यवस्था की जड़ों और उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसको समझने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर वेद और स्मृतियों के विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हु वर द शूद्रास में वो ऋग्वेद के मशहूर पुरुष सूक्त का विश्लेषण करते हैं। ये वही सूक्त है जिसमें वो विराट पुरुष की बलि से समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। अंबेडकर ने इसे सिर्फ एक उत्पत्ति की कहानी नहीं माना, मतलब सिर्फ एक मिथक नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे सिर्फ एक मिथक मानने से इनकार कर दिया। उनके हिसाब से ये वर्ग विभाजित समाज के आदर्श का पाठ था। ये एक ऐसा मॉडल पेश करता था जो वर्ण व्यवस्था को सिर्फ प्राकृतिक ईश्वर ने बनाया ही नहीं, बल्कि आदर्श और पवित्र भी बनाता था। समाज को एक शरीर की तरह दिखाता था, जिसके सारे अंग एक दूसरे के पूरक हैं, कोई टकराव नहीं है। मतलब ब्राह्मणवादी दर्शन की एक बहुत चालाक रचना थी, जिसे धार्मिक जामा पहनाया गया था। और उन्होंने शरीर के अंगों वाली इस तुलना की तीखी आलोचना की। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बहुत तीखी और मार्मिक आलोचना। उन्होंने बताया कि ये जो रूपक है, ये सिर्फ मासूम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो एक साथ 2 काम करती है। पहला, ये समाज के अलग अलग वर्गों के काम या फंक्शन तय करती है। ब्राह्मण मुख ज्ञान देगा लेगा, क्षत्रिय भुजाएं रक्षा करेगा, वैश्य जांघें व्यापार करेगा और शूद्र पैर सेवा करेगा। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण, ये इन वर्गों का एक स्थायी क्रम या दर्जा, रैंक भी तय करती है। यानी कौन किससे ऊंचा है और कौन नीचा। बिल्कुल। ब्राह्मण मुख है तो सबसे ऊपर, सबसे सम्मानित, क्षत्रिय भुजाएं हैं तो दूसरे स्थान पर, वैश्य जांघें हैं तो तीसरे पर, और शूद्र पैर हैं तो सबसे नीचे, सबसे तिरस्कृत। अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि दुनिया में कोई और समाज नहीं है जहां सामाजिक वर्गों को ऐसा परमानेंट फिक्स्ड स्थान दिया गया हो। उन्होंने इसे स्रोत के शब्दों में कहें तो एक नियत, निश्चित और स्थायी पदानुक्रम बताया, जिसमें ऊपर की ओर बढ़ता सम्मान और नीचे की ओर बढ़ता अपमान का क्रम है। यहीं पर अंबेडकर की वो सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा आती है, परतबद्ध असमानता या ग्रेडेड इनइक्वालिटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सामाजिक सीढ़ी है जहां हर पायदान पर खड़ा व्यक्ति अपने से नीचे वाले से बेहतर महसूस करता है और ऊपर वाले से जलता है, जिससे एकता हो ही नहीं पाती। ये क्या है और ये व्यवस्था को कैसे बनाए रखती है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जाति व्यवस्था के टिके रहने का, कह सकते हैं, केंद्रीय तत्व है, जैसा स्रोत विस्तार से बताते हैं। देखिए, सामान्य समानता होती है, जैसे मजदूर और पूंजीपति के बीच। वहां क्या होता है कि पीड़ित पक्ष यानी मजदूर अपने कॉमन इंटरेस्ट को पहचानकर एकजुट हो सकते हैं और उत्पीड़क यानी पूंजीपति के खिलाफ लड़ सकते हैं।
लेकिन परतबद्ध असमानता में ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ समाज परतों में बटा है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और सबसे नीचे अछूत या दलित। हर परत या जाति अपने से ठीक नीचे वाली जाति से खुद को श्रेष्ठ समझती है, उससे नफरत या दूरी रखती है, जबकि अपने से ठीक ऊपर वाली जाति से ईर्ष्या करती है या उसके जैसा बनना चाहती है। तो इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये होता है कि पीड़ितों में ही आपस में एकता नहीं हो पाती। अंबेडकर ने इसे बहुत साफ समझाया, जैसा स्रोत बताते हैं। जो ऊंचा है वो ऊंचे वाले से छुटकारा पाना चाहता है, मगर कम ऊंचे नीचे और सबसे नीचे वाले के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। मतलब हर कोई अपने से ऊपर वाले से तो आज़ादी चाहता है, लेकिन अपने से नीचे वाले के साथ बराबरी पर आने से डरता है। सिर्फ सबसे नीचे वाला पायदान यानी अछूत ही ऐसा है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो पूरी तरह अधिकारहीन है। बाकी हर जाति के पास अपने से नीचे वाली जाति के मुकाबले कुछ न कुछ रिलेटिव प्रिविलेज होते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न हो। और इन प्रिविलेजेस को बनाए रखने की इच्छा उन्हें व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होने से रोकती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये व्यवस्था खुद ही अपने पीड़ितों को बांट कर रखती है। और ये सिर्फ इन 4 वर्णों के मोटे विभाजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो हजारों जातियां और उपजातियां हैं उनके स्तर पर भी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अंबेडकर ने जिस परतबद्ध असमानता की मशीनरी का वर्णन किया, वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था के लेवल पर ही नहीं, बल्कि हजारों जातियों और उनके अंदर की उपजातियों के लेवल पर भी लगातार काम करती है। जैसे एक शाकाहारी ब्राह्मण खुद को मांसाहारी ब्राह्मण से श्रेष्ठ मान सकता है, या मान लीजिए नाई जाति के भीतर वो उपजाति जिसकी औरतों ने दाई का गंदा माना जाने वाला काम छोड़ दिया है, वो खुद को उसी काम को अभी भी करने वाली उपजाति से श्रेष्ठ समझने लगती है। समाजशास्त्री हेरेन श्मिट के शब्दों में कहें तो ये समाज छोटे छोटे भेदों के जुनून में डूबा रहता है। अंबेडकर ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था और उन्होंने अस्पृश्यों के बीच पाए जाने वाले ऐसे ही भेदों और ऊंच नीच की भी कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि अस्पृश्य भी एक बटा हुआ समूह है जो उसी जाति व्यवस्था से संक्रमित है, और इसी आपसी प्रतिद्वंदिता, परस्पर प्रतिद्वंदिता और ईर्ष्या ने उनकी एकजुट कार्रवाई को लगभग नामुमकिन बना दिया है। 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था कि सवर्ण हिंदुओं ने अपना जहर बाकी समाज में भी फैला दिया है। अंबेडकर ने समस्या का इतना गहरा विश्लेषण तो किया, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ दिया? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए एक सम्मानजनक अतीत, एक आइडेंटिटी गढ़ने की भी कोशिश की। हु वर द शूद्रास में उन्होंने शूद्रों के बारे में क्या थ्योरी दी? हाँ, विश्लेषण के साथ साथ पहचान का निर्माण भी उनके प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा था। बिल्कुल। हु वर द शूद्रास में उन्होंने फिर से उस थ्योरी को खारिज किया कि शूद्र कोई गैर आर्य या अनार्य नस्ल थे जिन्हें आर्यों ने हराया था। उन्होंने धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति वगैरह के अंग्रेजी अनुवादों का हवाला देकर तर्क दिया कि शूद्र मूलतः आर्य समुदाय का ही हिस्सा थे और वे एक क्षत्रिय वर्ण से थे। उनका दावा था कि वे सूर्यवंशी राजाओं के वंशज थे, एक शक्तिशाली क्षत्रिय कुल। तो फिर वो शूद्र कैसे बन गए? अंबेडकर का सिद्धांत ये था कि इन शूद्र क्षत्रियों का ब्राह्मणों से किसी बात पर गंभीर झगड़ा हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया और बदले की भावना से ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण ही किसी को द्विज बनाता था, जो पहले 3 वर्णों का प्रिविलेज था। उपनयन से वंचित करके ब्राह्मणों ने उन्हें चौथे वर्ण यानी शूद्र की श्रेणी में धकेल दिया। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद शिवाजी महाराज का उदाहरण उनके जहन में रहा हो, जिन्हें तत्कालीन ब्राह्मणों ने क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। तो ये सिद्धांत एक तरह से शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के अंदर ही उनकी खोई हुई क्षत्रिय हैसियत वापस दिलाने का दावा था। इसे भी एक किस्म का संस्कृतिकरण या क्षत्रियकरण ही कह सकते हैं। ये तो शूद्रों की बात हुई, लेकिन अस्पृश्यों के लिए उन्होंने बिल्कुल अलग सिद्धांत दिया है ना? हाँ, उनकी 1948 की किताब द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स में ये सिद्धांत शूद्रों वाले सिद्धांत से काफी अलग था और क्रांतिकारी भी। यहाँ भी उन्होंने पहले नस्लीय व्याख्याओं को कि अस्पृश्य अलग नस्ल के हैं और व्यवसाय आधारित व्याख्याओं को कि वे गंदे काम करते हैं इसलिए अछूत है, खारिज किया। उनका तर्क था कि भाई गंदे काम तो हर समाज में होते हैं, पर अस्पृश्यता सिर्फ भारत में ही क्यों है?
उनका सिद्धांत था कि अस्पृश्य प्राचीन भारत के ब्रोकन मैन यानी टूटे हुए लोगों के वंशज हैं। टूटे हुए लोग, जी, ये कौन थे? अंबेडकर के अनुसार ये वो लोग थे जो पुराने जमाने में अलग-अलग कबीलों के बीच जो लड़ाइयां होती थीं, उनमें हार जाते थे या अपने कबीलों से बिछड़ जाते थे। वे संगठित समाज से अलग-थलग पड़कर गांवों के बाहरी इलाकों में बस गए थे। एक तरह से वे भारत के मूल निवासी थे, जो स्थापित ग्रामीण समुदायों का हिस्सा नहीं बन पाए थे। फिर जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपना समतावादी संदेश देना शुरू किया, तो ये टूटे हुए लोग जो पहले से भी हाशिए पर थे, उनके सबसे बड़े समर्थक बन गए। वे बौद्ध बन गए। बाद में जब ब्राह्मणवाद का जोर बढ़ा और बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो बाकी समाज तो धीरे धीरे हिंदू धर्म की तरफ लौट गया, लेकिन ये टूटे हुए लोग अपने बौद्ध धर्म पर टिके रहे। तो आम्बेडकर के हिसाब से अस्पृश्यता का कारण उनका बौद्ध धर्म से जुड़ाव था। हाँ, मुख्यतः यही। उनका तर्क था कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन थे। जब ये टूटे हुए लोग बौद्ध धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तो ब्राह्मणों ने उनसे नफरत की और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके उन पे अस्पृश्यता थोप दी। एक और कारण उन्होंने बताया कि इन लोगों ने गोमांस खाना जारी रखा, जबकि ब्राह्मणों ने गुप्त काल के आसपास गाय को पवित्र बना दिया था और गोमांस खाने को पाप। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने अस्पृश्यों को हिंदू जाति व्यवस्था के ऊंच नीच से पूरी तरह बाहर निकालकर एक अलग, स्वतंत्र और समतावादी बौद्ध पहचान दी। ये उन्हें अनगिनत उपजातियों के आपसी बंटवारे से ऊपर उठाकर एक साझा निर्जातीय समूह, एक एथनिक ग्रुप के रूप में एकजुट होने का आधार दे सकता था। समाजशास्त्री गेल ऑमवेट इसे फोले और पेरियार की तरह ही एक गैर ब्राह्मणवादी वैकल्पिक कम्युनिटी आइडेंटिटी गढ़ने की कोशिश के रूप में देखती हैं, जो हिंदू धर्म से अलग एक प्राचीन भारतीय परंपरा यानी बौद्ध धर्म पर अपना दावा करती थी। मूल निवासी होने की धारणा भी यहाँ उनकी अलग पहचान को मजबूत करती थी। तो हमने देखा कि अंबेडकर ने कैसे विश्लेषण किया, कैसे पहचान करने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर उनकी रणनीति क्या थी, खासकर शुरुआती दौर में। स्रोत बताते हैं कि उस समय के कई अस्पृश्य संगठन संस्कृतिकरण से प्रभावित थे। हाँ, बिल्कुल। अंबेडकर के सक्रिय होने से पहले और उनके शुरुआती दौर में भी कई दलित नेता और संगठन सुधारवादी या संस्कृतिकरण के रास्ते पर चल रहे थे, जैसे गोपालन नक विट्ठनाक वालंकर, जिन्होंने 1886 में ही महारो का पहला संगठन बनाया था। वो महारो को प्राचीन क्षत्रिय बताते थे और भक्ति परंपरा पर जोर देते थे। इसी तरह किसन फागोजी बंसोरे और उनके सहयोगी गणेश अक्काजी गवई जैसे नेता भी महारो से मांस मदिरा छोड़ने, शिक्षा पाने और हिंदू धर्म में आस्था रखने का आह्वान करते थे। वे प्रार्थना समाज जैसे हिंदू सुधार आंदोलनों से भी जुड़े थे और मानते थे कि अस्पृश्यों का उद्धार हिंदू समाज के भीतर ही सुधारों से होगा। और अंबेडकर खुद भी शुरुआत में इसी धारा से कुछ हद तक प्रभावित थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वे शुरुआत में पूरी तरह इससे अलग नहीं थे। 1924 में उन्होंने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उसके जो घोषित उद्देश्य थे, उनमें शिक्षा का प्रसार, आर्थिक उन्नति के साथ साथ संस्कृति का प्रसार भी शामिल था। और उस समय संस्कृति का मतलब काफी हद तक सवर्ण हिंदू मूल्यों को अपनाना ही था। यहाँ तक कि जब डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट ने महारों के लिए एक हॉकी क्लब शुरू किया, तो अंबेडकर ने उसका उद्देश्य युवाओं को जुआखोरी, शराबखोरी और दूसरी बुरी आदतों और मनोरंजन के गलत तरीकों से दूर रखना बताया था। उस दौर में वे मानते थे कि ऊंची जातियों के सहयोग के बिना अस्पृश्यों की मुक्ति संभव नहीं है, और वे मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक कुओं और तालाबों के इस्तेमाल जैसे अधिकारों की मांग पर जोर देते थे। और मशहूर महाड़ सत्याग्रह 1927 इसी दौर का प्रतीक है, जहां चौदार तालाब से पानी पीने को लेकर संघर्ष हुआ था। बिल्कुल, महाड़ सत्याग्रह उनके शुरुआती संघर्षों का एक मील का पत्थर है। देखिए, हुआ ये था कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में एक प्रस्ताव पास किया था कि सरकार के अधीन जो भी सार्वजनिक स्थान है, कुएं, तालाब वगैरह, उनका इस्तेमाल सभी नागरिक कर सकते हैं। महाड़ नगर पालिका ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में फैसला लिया था, लेकिन जमीन पर सवर्ण हिंदू अस्पृश्यों को चौदार तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं करने देते थे।
इसी पृष्ठभूमि में अंबेडकर ने मार्च 1927 में महाड़ में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। और इस पहले सम्मेलन में क्या हुआ? इस पहले सम्मेलन में अभी भी वो सांस्कृतिकरण वाला प्रभाव दिखता है। अंबेडकर ने लोगों से मरे हुए जानवरों का मांस न खाने और शुद्धिकरण पर ध्यान देने का आह्वान किया। सम्मेलन के आखिर में हजारों लोगों ने शांति से चौदार तालाब पर जाकर पानी पिया। ये अपने नागरिक अधिकारों का एक सिंबॉलिक दावा था। लेकिन इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी। सवर्णों ने अस्पृश्यों पर हमले किए। अफवाह फैलाई गई कि वे विश्वेश्वर मंदिर में भी घुसने वाले हैं। दबाव में आकर नगरपालिका ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और तालाब को फिर से अस्पृश्यों के लिए बंद कर दिया। लेकिन फिर दिसंबर 1927 में दूसरा महाड़ सम्मेलन हुआ, जो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। निश्चित रूप से दूसरा महाड़ सम्मेलन अंबेडकर के विचारों में आ रहे बदलाव का प्रतीक था। यहाँ का माहौल, तेवर सब बिल्कुल अलग थे। अंबेडकर ने अब सिर्फ पानी पीने के अधिकार की बात नहीं की, बल्कि जाति व्यवस्था के समूल नाश का आह्वान किया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का हवाला दिया और इस सम्मेलन की तुलना फ्रांस की राष्ट्रीय सभा से की, जिसने राजशाही को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, जैसा स्रोत बताते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ तालाब का पानी पीना नहीं, ये सम्मेलन इस भूमि पर समानता के योग की शुरुआत करने के लिए है। इसी सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई गई, जो सदियों से चले आ रहे ब्राह्मणवादी कानूनों और सामाजिक विषमता का प्रतीक थी। ये तो एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन क्या तालाब पर फिर से सत्याग्रह हुआ? नहीं, तुरंत नहीं। सवर्णों ने इस मामले में कोर्ट में केस कर दिया था कि चवदार तालाब उनकी निजी संपत्ति है। अंबेडकर, जो कानून का पालन करने में विश्वास रखते थे, उन्होंने अदालत के फैसले तक सत्याग्रह को रोक दिया। ये उनकी रणनीतिक समझ और धैर्य को दिखाता है। हालांकि अदालत ने अंततः 1937 में अस्पृश्यों के पक्ष में ही फैसला दिया। और इसी के साथ धीरे धीरे उन्होंने मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। हाँ, वे नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए जो लंबा सत्याग्रह चला 1930-34, उसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि मंदिर प्रवेश अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये लोगों को जगाने, उनमें चेतना लाने और हिंदू मानस को चुनौती देने का एक जरिया भर था। जब 1934 में सेंट्रल असेंबली में मंदिर प्रवेश का अधिकार देने वाला बिल गिर गया और उन्हें लगा कि लोग इसी मुद्दे में उलझ कर रह जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि अब मंदिर प्रवेश आंदोलन का उनके लिए कोई उपयोग नहीं रहा। उनका जोर इस बात पर आ गया कि हिंदू समाज का हिस्सा बनने की कोशिश करने से पहले उसके आमूल पुनर्गठन, मतलब रैडिकल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपनी सारी ऊर्जा राजनीतिक अधिकार हासिल करने और शिक्षा पर लगाने का आह्वान किया। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने भक्ति परंपरा और संतों की भूमिका को भी खारिज कर दिया, जबकि उनके शुरुआती अखबार मूक नायक में संत तुकाराम के दोहे छपते थे। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव था। शुरुआत में शायद महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का कुछ असर रहा हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे पूरी तरह नकार दिया। उनका तर्क था कि संत और भक्त कवि केवल आध्यात्मिक समानता की बात करते हैं, सामाजिक समानता की नहीं। वो आत्मा की बराबरी की बात करते हैं, शरीर की नहीं। ये ब्राह्मणों के लिए एक आसान तरीका बन जाता दलितों को ये कहकर शांत करने का कि भाई भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, भक्ति करो तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, जैसे संत चोखा मेला को मिला, भले ही उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली। अंबेडकर ने ऐसी आध्यात्मिक समानता को एक धोखा बताया जो सामाजिक असमानता को बनाए रखती है। उन्होंने चोखा मेला का मंदिर बनाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा, जैसा स्रोत बताते हैं, मनुष्य का मूल्य स्वयं सिद्ध है। यह मूल्य उसे भक्ति के मार्ग पर चलकर नहीं मिलता। उन्होंने लोगों से तीर्थ यात्राओं, पूजा पाठ और अंधविश्वासों में अपनी ऊर्जा और पैसा बर्बाद करने के बजाय शिक्षा और संगठन पर ध्यान देने का आह्वान किया। तो हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का परत दर परत विश्लेषण किया, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों से लेकर उसकी संरचना, सगोत्र विवाह, नकल, उसकी विचारधारा, पुरुष सूक्त और उसके टिके रहने के पीछे की जो मशीनरी है, परतबद्ध असमानता तक, और कैसे उनका रास्ता हिंदू धर्म के भीतर सुधार की कोशिशों, शुरुआती संस्कृतिकरण,
मंदिर प्रवेश से शुरू होकर व्यवस्था के पूर्ण नकार और फिर एक वैकल्पिक स्वतंत्र पहचान बौद्ध धर्म की तलाश तक पहुंचा। बिल्कुल, उनका विश्लेषण सिर्फ किताबों में बंद रहने वाला एकेडमिक अभ्यास नहीं था, बल्कि ये करोड़ों लोगों की मुक्ति के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने का आधार बना। उनका रास्ता धीरे धीरे सांस्कृतिकरण और भक्ति मार्ग को खारिज करते हुए राजनीतिक अधिकारों जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का बाद में राजनीतिक संगठन पर फोकस करना, स्वतंत्र लेबर पार्टी और फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाना और अंततः हिंदू धर्म के त्याग और धर्मांतरण बौद्ध धर्म अपनाने की ओर गया। स्रोत हमें दिखाते हैं कि उनका पूरा संघर्ष गहरी बौद्धिक स्पष्टता, जमीनी स्तर पर सीधी कार्रवाई जैसे महाड़ और बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक लचीलेपन जैसे महाड़ सत्याग्रह को अदालती फैसले तक स्थगित करना का एक अनूठा मिश्रण था। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमारे श्रोता क्या मुख्य विचार लेकर जा सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि परतबद्ध असमानता की जो महीन मशीनरी अंबेडकर ने पहचानी थी, जहां हर उपीड़ित समूह अपने से नीचे वाले के मुकाबले अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की कोशिश करता है, क्या वो आज भी समाज के अलग अलग वंचित और शोषित समूहों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने और अपने असली उत्पीड़कों के खिलाफ एकजुट होने से रोक रही है? और दूसरा, एक सम्मानजनक, एकीकृत और स्वतंत्र पहचान का निर्माण, जिसकी कोशिश अंबेडकर ने शूद्रों के लिए क्षत्रिय अतीत के जरिए और खासकर अस्पृश्यों के लिए बौद्ध पहचान के जरिए की